India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जजों के खिलाफ गुमनाम पत्र प्रकाशित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अखबार प्रकाशन और संपादक पर की अवमानना कार्रवाई। 1 लाख का लगाया जुर्माना। कहा, न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने की है कोशिश। प्रकाशन और संपादक ने नहीं निभाई जिम्मेदारी। अवैध खनन मामले में ईडी के समन के खिलाफ तमिलनाडु ने मद्रास उच्च न्यायालय में दाखिल की याचिका। कहा, बीजेपी राज्यों में ईडी जांच क्यों नहीं। केरल उच्च न्यायालय में फैसले की ऑनलाइन प्रति में व्यक्तिगत विवरण छुपाने की याचिका। हाईकोर्ट ने गूगल इंडियन कानून हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया। बच्चों के डीएनए टेस्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मैट्रिक सर्टिफिकेट से जन्मतिथि साबित हो तो डीएनए टेस्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर किया भरोसा। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें प्रधान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने जज बनने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की पेशकश की। वहीं सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शायद दुनिया की एकमात्र कोर्ट है जहां नागरिक सिर्फ प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर संवैधानिक मशीनरी को चालू करा सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में संविधान दिवस के ऐतिहासिक महत्व और भारतीय संविधान में निहित मूल्यों पर जोर दिया। 3 साल के विचार विमर्श के बाद 1949 में संविधान को अपनाने की स्मृति में उन्होंने कानून दिवस से संविधान दिवस में संविधान में परिवर्तन पर प्रकाश डाला, जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। I am happy to be here among you on the Constitution Day, an occasion of great national importance. Today, we commemorate the day the Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India in 1949 after close of 3 years of brainstorming. Earlier, this day was celebrated as Law Day. In 2015, as the nation celebrated the 125th birth anniversary of the key architect of the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar, the Government of India declared 26 November as Constitution Day. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का समर्थन किया, जो न्यायाधीश के पद के लिए प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करे। देश भर में जिस भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनकर देश की सेवा करने की इच्छा है, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ये न्यायिक सेवा चुन सकता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समाज को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। There can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents
from lower levels to higher levels. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. वहीं चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संविधान दिवस के मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक लोगों की अदालत के तौर पर काम किया है और नागरिकों को ना तो कोर्ट आने से डरना चाहिए और ना ही उन्हें इसे अंतिम उपाय के तौर पर देखना चाहिए। Individuals should not be afraid of going to court or view it as a last resort. Rather, it is my hope that by our efforts, citizens of every class, caste and creed can repose trust in our court system and view it as a fair and effective forum to enforce their rights. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय वितरण प्रणाली को सभी के लिए सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराने की सुप्रीम कोर्ट की हालिया पहल की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि ये कदम पहुंच को बढ़ाता है और समानता को मजबूत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा एक वकील के गाउन से सजी हुई है और उनके हाथ में संविधान के एक प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। डॉक्टर बी.आर. की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित स्मारक कार्यक्रम में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने डॉक्टर अंबेडकर की लॉ प्रैक्टिस के बारे में बताते हुए कानूनी पेशे में समाज के हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की बात की। उन्होंने कहा उनके पास सामाजिक या सांस्कृतिक पूंजी या संसाधनों तक पहुंच नहीं है, उदाहरण कोचिंग सेंटर। ये बताते हुए कि हाशिए की पृष्ठभूमि के लोग अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते हैं। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कॉमन लॉ एडमिशन का उल्लेख किया जो पूरी तरीके से अंग्रेजी में आयोजित किए जाते हैं। These cases are not just citations or statistics for the court. These cases resemble the expectations of the people from the Supreme Court, as well as the court's own commitment to deliver justice to the citizens. Our court is perhaps the only court in the world where any citizen, no matter who they are or where they come from, can set in motion the constitutional machinery of the Supreme Court simply by even writing to the Chief Justice of India. From the postcards of the paper age to a simple email in the digital age, that is all that it takes to move the Supreme Court for an urgent case listing, sometimes even on the same day. उधर सुप्रीम कोर्ट ने पत्रिका डेली न्यूज़पेपर के एडिटर और पब्लिशर द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त फैसले में जजों के खिलाफ आरोप लगाने वाली 2012 में प्रकाशित रिपोर्ट के लिए उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई। पत्रिका न्यूज डेली के जबलपुर स्थानीय एडिटर धनंजय प्रताप सिंह और राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड के प्रकाशक और मुद्रक विनोद कुमार जैन याचिकाकर्ता हैं। हाईकोर्ट ने इस साल अगस्त में दिए अपने फैसले में गुमनाम पत्र प्रकाशित करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें जबलपुर में कुछ स्थानीय जज और वकीलों के एक गुट के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट का ये फैसला एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर अवमानना शिकायत पर आया। सिंघवी ने तर्क दिया कि अवमानना याचिका एक्ट में धारा 15 के संदर्भ में एडवोकेट जनरल की सहमति के बिना दायर की गई है। हाईकोर्ट के समक्ष संपादक और प्रकाशक द्वारा ये तर्क दिया गया कि उन्होंने केवल पत्र की सामग्री को दोहराया, जिसे न्यायपालिका की छवि को खराब करने के इरादे के बिना प्रसारित किया गया था।
कोर्ट ने कहा, प्रतिवादी प्रेस और मीडिया में संपादक और प्रकाशक और मुद्रक के रूप में जिम्मेदार पदों पर हैं। किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पहले उन्हें जिम्मेदारी से कार्य करना आवश्यक है। समाचार आइटम निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जनता में न्यायपालिका की छवि को खराब करता है। हालांकि ये देखते हुए कि संबंधित समाचार के प्रकाशन के दशक से अधिक समय बीत चुका है और बिना शर्त माफी के साथ खेद की अभिव्यक्ति को भी ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अवमाननाकर्ताओं को हिरासत में नहीं भेजना उचित समझा और इसके बजाय प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट में उस नियम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि केवल महिला उम्मीदवार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या GGSIPU द्वारा संचालित नर्सिंग कॉलेज में BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए पात्र हैं। ये याचिका इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है, जो देश भर में नर्सों के कल्याण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी रजिस्टर्ड संस्था है। याचिका में नया नियम लाने पर विचार करने का निर्देश भी इस दौरान मांग की गई है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि सभी जेंडर के व्यक्ति BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए पात्र हैं। इसमें आगे कहा गया कि महिलाओं के अलावा अन्य जेंडर को राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख और किफायती नर्सिंग कॉलेज में BSc नर्सिंग कोर्स का अध्ययन करने के अवसर से वंचित करना मनमाना है और लोकतंत्र, निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया, इसके अलावा केवल महिला उम्मीदवारों को BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए पात्र मानने की प्रथा को जारी रखना स्पष्ट रूप से मनमाना है और प्राप्त की जाने वाली वस्तु के लिए उचित सांठगांठ के मानक और समझदार अंतर के आधार पर अनुच्छेद 14 द्वारा उचित वर्गीकरण को पूरा नहीं करता। इसमें कहा गया, बनाया गया वर्गीकरण केवल महिला उम्मीदवारों को विशिष्ट BSc का अधिकार देता है। एक नियम के आधार पर नर्सिंग कोर्स जो वर्तमान वास्तविकताओं पर विचार नहीं करता है। नियम यह तथ्य को पूरी तरीके से खारिज करता है कि देश में नर्सिंग पेशेवरों की कमी है, इसलिए गैर महिला उम्मीदवारों को BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स में एडमिशन से रोकना भी बड़े पैमाने पर जनता के हित के खिलाफ है। उधर बिहार सरकार के आरक्षण के दायरे में वृद्धि करने के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार विधानमंडल ने हाल ही में एक संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय में इस फैसले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। मामले से जुड़े उच्च न्यायालय के एक सूत्र के अनुसार याचिका की प्रति सूचीबद्ध करने से पहले महाधिवक्ता के कार्यालय को भेज दी गई है। याचिका में बिहार आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने की भी मांग की है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। वहीं EWS कोटा को यथावत 10% रखा गया है। इस तरह बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़कर 75% पहुंच गया है। बिहार राज्य विधानमंडल ने 10 नवंबर को इस संशोधन को पारित किया और 18 नवंबर को इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। इसके बाद बिहार सरकार ने 21 नवंबर को राज्य में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% करने के संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। याचिका में ये तर्क दिया गया कि ये संशोधन राज्य द्वारा आयोजित जाति सर्वेक्षण से प्राप्त आनुपातिक आरक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में
पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC की जनसंख्या 63.13% थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण SC, ST, OBC के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बजाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर आधारित होना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने कथित तौर पर अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के जिला कलेक्टरों को और इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय या ED द्वारा समन जारी करने को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है। विशेष रूप से तमिलनाडु सरकार को दलील दी कि ED की जांच राजनीति से प्रेरित थी और केंद्रीय एजेंसी अपने समन के जरिए घूम घूम कर पूछताछ करना चाहती है। द्रमुक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सवाल किया कि ED भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जहां बड़ी संख्या में अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ED अन्य राज्यों में भी इसी तरह की कार्रवाई करती है तो वो तमिलनाडु सरकार से अपनी याचिकाएं वापस लेने के लिए कहेंगे। वरिष्ठ वकील ने जस्टिस SS सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ के समक्ष दलील दी, जिन्होंने कहा कि अदालत अंतरिम राहत के सवाल पर मंगलवार को आदेश पारित करेगी। दवे ने दलील दी थी कि ED द्वारा समन जारी करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने आगे कहा कि ये अपराध स्थानीय खनिक के खिलाफ था और अकेले राज्य सरकार के पास इस मामले में कार्रवाई करने की शक्ति है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि अगर अदालत ने ED के समन को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया तो राज्य पर शासन करना असंभव हो जाएगा। दवे ने दिल्ली की निर्वाचित आप के नेतृत्व वाली सरकार और उसके उपराज्यपाल VK सक्सेना के बीच असहमति की लंबी कतार की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने देखा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदरेशन ED की ओर से पेश हुए और राज्य सरकार की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के संबंध में विभिन्न जिलों में कई FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें PMLA के तहत अनुसूचित अपराध भी शामिल है। सुंदरेशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब अवैध खनन होता है तो ऐसी गतिविधि से उत्पन्न धन अपराध की आय होगी, जिसका अर्थ है कि ऐसे मामलों पर ED का अधिकार क्षेत्र होगा। उधर केरल उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में ऑनलाइन अपलोड किए गए फैसले से 2 व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को छिपाने या हटाने की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय प्रशासन, गूगल और इंडियन कानून से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने 2 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, गूगल और भारतीय कानून को नोटिस जारी किया, जिन्हें पहले एक आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में पेश किया गया था, जिसे अंततः अदालत के बाहर समझौते के बाद रद्द कर दिया गया था। मुख्य याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह एक अकादमिक हैं जो सक्रिय रूप से सामाजिक कार्य में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे हैं, साथ ही एक प्रतिष्ठित संगठन के भीतर सह संस्थापक के पद पर रहते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के बाद उनके और एक सह अभियुक्त के खिलाफ FIR को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय का फैसला अभी भी केरल उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट और भारतीय कानून जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। ये मुद्दा कि क्या आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को मामला रद्द होने या बंद होने के बाद सार्वजनिक डोमेन से मिटा दिया जाना चाहिए, पहले भी उठ चुका है। उधर बच्चों के मामले में DNA टेस्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर्याप्त रूप से जन्मतिथि साबित करता है तो DNA टेस्ट का आदेश नहीं दिया जाएगा। साथ में हाई कोर्ट ने DNA टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर भी भरोसा किया।
बाद हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि किसी स्कूल द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रमाण माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि जहां ऐसा सर्टिफिकेट गलत साबित नहीं हुआ, वहां डीएनए टेस्ट जरूरी नहीं। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। मामला विवादित जमीन में मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। विवादित जमीन याकूब के नाम पर थी, जिसके 3 बेटे शकील, जमील और फुरकान हैं। प्रतिवादियों के वकील ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 का हवाला दिया, जिसमें हाई स्कूल के शैक्षिक सर्टिफिकेट को जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत माना जाता है। उन्होंने डीएनए टेस्ट का विरोध किया क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इसका आदेश नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने संजीव कुमार गुप्ता बनाम यूपी राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। यह माना गया है किसी व्यक्ति के जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए स्कूल से जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अच्छा सबूत माना जाएगा। न्यायालय ने अधिकारियों के निष्कर्ष को इस आधार पर बरकरार रखा। इसके विपरीत कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई जो ये दिखाती हो स्कूल सर्टिफिकेट में उल्लेखित जन्म तिथि वास्तविक जन्म तिथि से अलग है। कोर्ट ने अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी परिस्थितियां निर्धारित की हैं जिनमें नाबालिग बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया जा सकता है। वैवाहिक विवादों में नियमित रूप से नाबालिग बच्चे के डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। बेवफाई के आरोपों से जुड़े वैवाहिक विवादों में डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से सबूत दिया जाना चाहिए। वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान पैदा हुए बच्चों के डीएनए टेस्ट का निर्देश तभी दिया जा सकता है जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को खारिज करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री हो। ऐसे मामले में जहां किसी बच्चे का पितृत्व सीधे तौर पर मुद्दा नहीं है बल्कि कार्यवाही के लिए केवल अनुपूरक है, डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं देना चाहिए। केवल इसलिए कि दोनों पक्षों में से किसी ने पितृत्व के तथ्य पर विवाद किया, इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय को विवाद को सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट या ऐसे अन्य टेस्ट का निर्देश देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को पर्याप्त कानूनी सबूत के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए बेटी के डीएनए टेस्ट का आदेश देने का कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.